जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आज के सेशन में जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं है। आज के सेशन में आपका 1 मिनट प्रश्न रहेगा। देखिए, इतिहास का हम करवा चुके थे आपको, प्राचीन इतिहास। अब जो होगा भारत का मध्यकालीन इतिहास करवाने वाले हैं। इससे इसको करा के उसके बाद इसका फिर ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। ये सारा प्रश्न चल रहा है रोजगार वित्त अंकित सर का। बहुत अच्छा प्रश्न रहता है इसके लिए। ठीक है, देखिए अभी आपको 6 टॉपिक हम कंप्लीट कराना चाहते हैं। टॉपिक का नाम सुन लीजिए। पहले तो आपको मोहम्मद गजनवी, दूसरा दिल्ली सल्तनत में करवाएंगे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इतना टॉपिक आप पढ़े हुए हैं तो आपका रिवीजन होने वाला है। नहीं पढ़े तो आप लोग आज देख लीजिएगा। बिहार पुलिस के लिए वो टॉपिक इसमें उठाया गया है जो बिहार पुलिस से पूछा जाता है एग्जाम हॉल में दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, थोड़ा कुछ दिया है पर उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ देख रखा है दोस्तों। आप लोग देखिएगा जरूर। 6 टॉपिक आप पढ़े हुए दोस्तों, आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए एक बार। आपको क्या हो जाएगा, रिवीजन होने से आपको सारा प्रश्न याद आ जाएगा जो कि एग्जाम हॉल में अच्छे से आप मार पाएंगे। ठीक दोस्तों, ठीक है। समय न बर्बाद करते हुए क्लास की ओर चलेंगे। ज़्यादा समय बर्बाद आपका नहीं करना चाहते हैं। प्राचीन इतिहास के आप नहीं देखें क्लास दोस्तों, आप न्यू है मेरे भाई बहन, तो आप पीछे चले जाइए प्लेलिस्ट में जाके, नहीं तो आप क्लास में वहाँ पे जाके आपका जो चैनल पे विजिट कर लीजिए दोस्तों। वहाँ पे आपका सारा वीडियो आप मिल जाएगा। प्राचीन इतिहास का 2-3 पार्ट में करवाए हैं। इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी करवा चुके हैं दोस्तों। देखिए, क्लियर बाय क्लियर आपको करवा रहे दोस्तों कि आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए दोस्तों। ठीक है, जो हो सके एमसीएम करवाने की सारा कोशिश कर रहे हैं आप सभी दोस्तों के लिए। ठीक है, फिर से कहेंगे दोस्तों, समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्लास को डायरेक्ट चलेंगे। और सेशन अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ एक लाइक कर लीजिएगा, अपना परिवार में शामिल हो जाइए, छोटा सा परिवार है। और अपना भाई बहन को शेयर भी कर दीजिएगा। ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए दोस्तों क्लास की ओर चलेंगे। पहला प्रश्न को पढ़िएगा और यहाँ पे एक ही लाइन में 2-3-4 प्रश्न देख रखा है, उसको नोट करते चलिएगा। यहाँ पे प्रश्न कहता है दोस्तों कि भारत पर सबसे पहले जो है मोहम्मद बिन कासिम अरबी ने जो है, देखिए बस भाषा पर जो यहाँ पे दोस्तों अरबी हो जाता है, 712 ईस्वी में दोस्तों सिंध पर आक्रमण किया है। ये पूछा जाता है दोस्तों कि मोहम्मद बिन कासिम जो है सिंध पर आक्रमण कब किया था, 712 ईस्वी में दोस्तों। ये प्रश्न को याद रखिएगा। और विजय प्राप्त की उस समय सिंध पर जो है दोस्तों किसका शासन था दोस्तों, उस वहाँ पे दाहिर का था शासन। ये दो प्रश्न को याद रख लीजिएगा दोस्तों। भारत, रिपीट कर देते प्रश्न को। भारत पर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने अरबी की भाषा में जो है यहाँ पे 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की थी। उस समय सिंध पर जो है दाहिर का शासक था। दोनों प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। चलिए हम आगे वाला प्रश्न को देखते हैं। मोहम्मद गजनवी के बारे में आपको बताने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ लिखा है मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी का पिता का नाम था दोस्तों सुबुतगीन था। यहाँ पे दोस्तों एक बार प्रश्न को देख लीजिएगा। मोहम्मद गजनवी का जन्म पूछे दोस्तों 971 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, 971 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। मोहम्मद गजनवी दोस्तों 998 ईस्वी में जो है इनकी राजगद्दी पर बैठा था दोस्तों। यहाँ पे 2 प्रश्न पूछता है दोस्तों। पिता का नाम पूछ लेगा दोस्तों, यहाँ पे सुबुतगीन होगा दोस्तों। ठीक है, दूसरा पूछ रहा है यहाँ पे दोस्तों उनका जन्म 971 में हुआ था जन्म दोस्तों। और ये गद्दी पे, राजगद्दी पर कब बैठा था दोस्तों, किस ईस्वी में, तो 998 ईस्वी में जो इनके राजगद्दी पर ये अपना बैठ जाता है दोस्तों। यहाँ पे मोहम्मद गजनवी का, और नीचे की पॉइंट देखिएगा, पूछता है दोस्तों कि मोहम्मद गजनवी के भारत पर कितने बार आक्रमण हुआ था। ये तो सभी को दोस्तों को पता है, आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो मोहम्मद गजनवी का हम तो मालूम है दोस्तों 17 बार आक्रमण किया है, तो बाबर कितने बार किया दोस्तों, ये कमेंट में आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों। चलिए ठीक है, कल करते हैं दोस्तों। नीचे हम लोग क्लास को देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है। देखिए नीचे जो लिखा है दोस्तों, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था दोस्तों। ये प्रश्न थोड़ा धुंधलापन दिखता होगा दोस्तों, थोड़ा सा मेरे दोस्तों मैनेज कर लीजिए मेरे भाई बहन, थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, हम बोलते हैं उनको सुन लीजिएगा। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण, ये प्रश्न आता है दोस्तों एग्जाम हॉल में कि मोहम्मद गजनवी ने जो है भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1001 ईस्वी में पेशावर पर किया था दोस्तों। यहाँ पे क्या, पेशावर पर किया था। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर टोटल दोस्तों 17 बार आक्रमण किया था। कितने बार आक्रमण किया था, टोटल 17 बार आक्रमण किया था दोस्तों। ये प्रश्न को याद रख लेंगे। इसका जो है प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों, आक्रमण करने का प्रमुख उद्देश्य था धन लूटना। और दोस्तों मैंने इसका क्या था, धन लूटना था। और महमूद गजनवी जो है मूर्तिक भंजक थे दोस्तों, वो मूर्ति को भंजक आक्रमणकारी थे दोस्तों। यहाँ पे 3 प्रश्न को पूछा जाता है दोस्तों। पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। और पूछे तो टोटल कितने बार आक्रमण किया था दोस्तों, 17 बार आक्रमण किया मोहम्मद गजनवी भारत पर। इनका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों धन को लूटना, और ये मूर्ति भंजक थे आक्रमणकारी दोस्तों। चलिए हम लोग और नीचे को लाइन को देख लेते दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है।
यहाँ पे एक लाइन और लिखा है कि मोहम्मद गजनवी दोस्तों 1001 ईस्वी में राजा जयपाल को हराया था। दोस्तों ये प्रश्न पूछ लेता दोस्तों, 1001 ईस्वी में जो आपको युद्ध हुआ था दोस्तों, उसमें किस राजा को हराया गया था? जयपाल को, यहाँ पे राजा जयपाल को हराया था। मोहम्मद गजनवी दोस्तों 1025 ईस्वी में, सॉरी 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर के दोस्तों यहाँ पे सौराष्ट्र गुजरात पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के समय में दोस्तों 50,000 हिंदुओं को कत्ल कर दिया गया था। दोस्तों ये बहुत बड़ा प्रश्न है दोस्तों, ये आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में। मोहम्मद गजनवी दोस्तों 1001 ईस्वी में जो है राजा जयपाल को हराता है। 10,000 सॉरी यहाँ पे 1025, 1001 के बाद 1025 होता दोस्तों, मिस्टेक हो गया। 1025 ईस्वी में दोस्तों सोमनाथ के मंदिर के सौराष्ट्र के गुजरात पर आक्रमण करता है। इस आक्रमण के समय में उसने 50,000 हिंदुओं को वहां पे कत्ल कर देता है दोस्तों, ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके। चलिए हम लोग नीचे लाइन को एक बार देखते हैं। यहाँ पे लिखता है दोस्तों महमूद गजनवी दोस्तों भारत पर अंतिम आक्रमण पूछ लेता दोस्तों। अंतिम आक्रमण 1027 होता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। किसके विरुद्ध? जाटों के विरुद्ध लड़ा गया था दोस्तों, ठीक है। मोहम्मद जो है गजनवी भारत पर अंतिम आक्रमण करता है 1027 में। किनके विरुद्ध दोस्तों? यहाँ पे हो जाता है जाटों के विरुद्ध। ये प्रश्न को याद रख लीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग नीचे लाइन को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ लिखा है दोस्तों शाहनामा। शाहनामा की रचना किसने करता दोस्तों? फिरदौसी ने करता है। शाहनामा की रचना फिरदौसी करता है, तथा किताब उल हिंद का रचना दोस्तों अलबुरी ने करता है, ठीक है। ये प्रश्न को याद रख लीजिएगा। शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की थी, तथा किताब उल हिंद की रचना दोस्तों अलबुरी ने की है। दो प्रश्न यहाँ पे बनता है पुस्तक का दोस्तों, दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है और याद रख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे उनके साथ साथ एक प्रश्न और लिखता है, ये दोनों दोस्तों महमूद गजनवी के साथ भारत आया था दोस्तों, ठीक है। दोनों ही तीनों प्रश्न को याद रख लेंगे अच्छे से। फिर से रिपीट कर देते दोस्तों। फिरदौसी की जो है रचना करता शाहनामा का, किताब उल हिंद की रचना करता अलबुरी ने दोस्तों, दोनों ही मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। चलिए हम लोग चलते हैं अब दिल्ली सल्तनत के बारे में और यहाँ पे देख लेते दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे पहला आता है दोस्तों दिल्ली सल्तनत के बाद गुलाम वंश। गुलाम वंश का दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कार्यकाल कब से कब तक था दोस्तों। यहाँ पे लिखता है दोस्तों यहाँ पे कि 1206 से लेकर 1290 तक इनका चला था गुलाम वंश का दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न को नोट, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कार्यकाल भी दोस्तों। गुलाम वंश का कार्यकाल 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक था दोस्तों। यहाँ पे एक प्रश्न पूछता है गुलाम वंश का स्थापना कब होता है दोस्तों? गुलाम वंश का स्थापना 1206 ईस्वी में होता है। ये प्रश्न को याद रख लेंगे आप सभी दोस्तों मिलकर। गुलाम वंश का स्थापना 1206 ईस्वी में होता है दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी दोस्तों। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था दोस्तों। ये प्रश्न देखिए, यहाँ पे 3 प्रश्न बनता है आपका दोस्तों। पहले तो इसकी स्थापना याद रखिए 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। उनके साथ साथ यहाँ पे कहता है मोहम्मद गोरी का गुलाम भी था। मोहम्मद गोरी का दोस्तों शासनकाल के समय में वह दिल्ली का गवर्नर था दोस्तों, ठीक है। ये प्रश्न को याद रख लेंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे चलिए नीचे लाइन में देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे कहता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी दोस्तों। ये भी प्रश्न को याद रख लीजिएगा। ये प्रश्न कहता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी दोस्तों लाहौर बनाई थी दोस्तों। ये प्रश्न को ये भी याद रख लीजिएगा। नीचे लाइन को देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे कहता है दिल्ली की कुतुब मीनार, दिल्ली का कुतुब मीनार का निर्माण किसने करता है दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी दोस्तों। ये प्रश्न की तो पूछा गया है दोस्तों, प्रीवियस ईयर प्रश्न है, यहाँ पे याद रख लीजिएगा। दिल्ली की कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने की करवाया। उसने जो है अपनी पुत्री की शादी इल्तुतमिश से की थी दोस्तों। किससे की थी? अपनी पुत्री की शादी इल्तुतमिश से की थी। ये भी प्रश्न को याद रख लेंगे। यहाँ पे एक लाइन इंपॉर्टेंट दिख रहा है दोस्तों, ये प्रश्न को भी नोट कर लीजिएगा और भी याद रख लीजिएगा दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त दोस्तों किसने करवाया था? बख्तियार खिलजी ने की थी दोस्तों। ये प्रश्न को याद रख लीजिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के जो ध्वस्त करवाया था बख्तियार खिलजी ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था दोस्तों। ये दोनों यहाँ पे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और याद रख लीजिएगा आप लोग, पूछा जाएगा एग्जाम हॉल में, गलती मत कीजिए मेरे भैया, ठीक है। यहाँ पे जो लाइन लिखता है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु दोस्तों 1210 ईस्वी में दोस्तों चौगान पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई थी दोस्तों। ये प्रश्न को याद रख लीजिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु दोस्तों 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई। इसी लाहौर में दफनाया गया था दोस्तों। इसी लाहौर में क्या था? उनको दफनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों। 2 प्रश्न यहाँ पर भी बनता है दोस्तों। इनकी मृत्यु किस वर्ष होता है दोस्तों? 1210 ईस्वी में दोस्तों। किससे खेलते हुए? चौगान को पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर इनकी मौत होता है। दफनाया गया था लाहौर में दोस्तों। यहाँ पे 3 प्रश्न बनता है, तीनों प्रश्न को याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग नीचे लाइन को देख लेते दोस्तों। यहाँ पे आपको दिख रहा कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ जो है। यहाँ पे कहता है दोस्तों, एक बार प्रश्न को फिर रिपीट करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन है दोस्तों? यहाँ पे आराम शाह है, जिसकी जो है हत्या 1211 ईस्वी में होता है। इल्तुतमिश इसकी दिल्ली की गद्दी पर बैठा था दोस्तों। ये प्रश्न को याद रख लीजिएगा। नीचे लाइन को देखते हैं। इसने जो है कहता है यहाँ पे लाइन में कि 40 गुलामों का एक संगठन बनाया।
40 गुलामों का एक संगठन बनाया जिसे तुर्क ए चलगानी के नाम से भी जाना जाता है। इल्तुतमिश तुर्क सुल्तान था दोस्तों। ये प्रश्न को याद रख लीजिएगा। यहाँ पे एक लाइन और आता है इंपॉर्टेंट दोस्तों, इल्तुतमिश की मृत्यु होता है दोस्तों 1236 ईस्वी में। यह भी प्रश्न को याद रख लीजिएगा, ठीक है। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में होता है। यहाँ पे नीचे लाइन जो लिखा है, इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र दोस्तों यहाँ पे आता है रुकनुद्दीन फिरोज की गद्दी पर बैठा यह अयोग शासक था दोस्तों। ये भी प्रश्न को याद रखिएगा, अयोग शासक था दोस्तों। ये प्रश्न को भी याद रख लीजिएगा। नीचे जो लाइन लिखा है, देखिए साथियों यहाँ पे लिखा है नीचे लाइन में कि तुर्कों के अमीरों ने इसको गद्दी से हटा दिया, ठीक है। इसको गद्दी से करें यहाँ पे हटा दिया, रजिया के सुल्तान को राजगद्दी पर बैठाया दोस्तों। ये भी प्रश्न को याद रख लेंगे। नीचे लाइन को देख लीजिए दोस्तों, यहीं पे प्रश्न देखने को मिलेगा आपको एग्जाम हॉल में दोस्तों। कहता है रजिया बेगम पहली मुस्लिम महिला शासिका थी दोस्तों, शासक थी जिसने शासन को बागडोर संभाली थी दोस्तों। ये प्रश्न आता है कि पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी, तो यहाँ पे आता है रजिया बेगम। ये प्रश्न को याद रखें दोस्तों। नीचे भी लाइन में कहता है रजिया की शादी दोस्तों अल्तुनिया से हुई थी दोस्तों। किससे शादी हुआ था? अल्तुनिया से शादी हुई थी। रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में हिंदुओं डाकुओं के द्वारा कर दी गई। यह प्रथम तुर्क महिला शासक थी दोस्तों। ये प्रश्न भी यहाँ पे 3 प्रश्न आपका बनता है। रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई तो दोस्तों पहला प्रश्न। रजिया की हत्या दोस्तों 1240 ईस्वी में हुआ था हिंदुओं के डाक द्वारा। इनके प्रथम जो है तुर्क महिला शासक जो कौन थी? रजिया बेगम। ये प्रश्न को याद रख लीजिएगा। नीचे भी एक लाइन में कहा था दोस्तों कि बलबन का वास्तविक नाम। ये प्रश्न जो है वास्तविक नाम कितने बार पूछ चुका है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे कहता है बलबन का वास्तविक नाम जो है बहाउद्दीन था। यह इल्तुतमिश का गुलाम था दोस्तों। ये प्रश्न को भी याद रख लीजिएगा। नीचे लाइन को एक बार देख लेते दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा धुंधलापन दिखता होगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा दोस्तों, छोड़ के क्लास को नहीं जाइएगा। बहुत सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है बलबन का 1265 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसने दिल्ली की जो है यहाँ पे मंगोलों के आक्रमण से बचाया था दोस्तों। ये प्रश्न को याद रख लीजिएगा। नीचे जो एक लाइन लिखता है दोस्तों, बलबन ने जो है 40 गुलामों के संगठन का विनाश कर दिया। बलबन ने सिजदा और पेबोस नामक प्रथा को चलाई। जो है यहाँ पे प्रश्न आता है दोस्तों, सिजदा, ये दुर्गम पूछा था बिहारी साहब दोस्तों, ठीक है। कहता है सिजदा और पेबोस जो है नामक प्रथा चलाई थी। किसने? बलबन ने चलाया था। अब जो है बलबन ने फारसी त्यौहार नवरोज मनाने की प्रथा भी आरंभ किया था दोस्तों। बलबन ने क्या कहता है? फारसी त्यौहार का दोस्तों नवरोज। ये प्रश्न आता है दोस्तों, कौन सा त्यौहार मनाने की बलबन ने चलाया था? नवरोज को, ठीक है दोस्तों। अब आपका आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश अच्छे से देखिए और याद रखिए दोस्तों, इसी प्रश्न आपको बनता है एग्जाम हॉल में, तो खिलजी वंश को आराम से एक बार देख लीजिए। यहाँ पे जो प्रश्न कहता है आपका, खिलजी वंश का कार्यकाल जो होता है दोस्तों 1290 से लेकर 1300 यहाँ पे 20 तक चला है। तो दोस्तों खिलजी वंश का कार्यकाल 1290 से लेकर दोस्तों 1320 तक चला है। ये प्रश्न को याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग नीचे लाइन को देख लेते एक बार। यहाँ पे कहता है खिलजी वंश की स्थापना। खिलजी वंश का स्थापना दोस्तों 1290 में होता है दोस्तों। ये प्रश्न को याद रख लीजिएगा। फिर से रिपीट करते हैं, खिलजी वंश का स्थापना 1290 में दोस्तों जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने की। ये प्रश्न को भी याद रख लीजिएगा आप लोग। खिलजी वंश की स्थापना दोस्तों 1290 ईस्वी में जो है होता है, जलाउद्दीन फिरोज ने की थी। जो है इसने जो है किला खेरी के अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों। कौन सा बनाया था राजधानी? किला खेरी। ये प्रश्न को याद रख लीजिएगा। 3 प्रश्न आपको बताने की कोशिश करते हैं। खिलजी वंश का स्थापना 1290 में हुआ है, जलाउद्दीन फिरोज ने खिलजी ने की थी दोस्तों। इनकी जो है राजधानी किला खेरी था। ये प्रश्न को याद रख लीजिएगा। चलिए नीचे लाइन को देखते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न कहता है, उलादीन खिलजी ने बेईमानी को रोकने के लिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली या बाजार नियंत्रण प्रणाली व्यवस्था जो की थी दोस्तों। ये प्रश्न को भी याद रख लीजिएगा। प्रश्न कहता है दोस्तों, उलादीन खिलजी ने दोस्तों बेईमानी और रोकने के लिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली या बाजार नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था की थी दोस्तों। ये प्रश्न को याद रखें। बेईमानी से बचने के लिए यहाँ पे मूल्य नियंत्रण प्रणाली या बाजार नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था वो चालू किया था दोस्तों। नीचे लाइन में कहता है कि उलादीन खिलजी ने अलाई दरवाजा सीरी का किला बनवाया था दोस्तों। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न को याद रख लीजिए दोस्तों। उलादीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का तथा वहां पे सीरी का किला बनवाया था दोस्तों। ये भी प्रश्न को याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नीचे लाइन को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे कहता है उलादीन खिलजी के सेनापति का नाम यहाँ पे मलिक कपूर था दोस्तों। ये भी प्रश्न को याद रखने वाला है, एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न था दोस्तों। उलादीन खिलजी के सेनापति का नाम मलिक कपूर था दोस्तों। मलिक कपूर उनकी दक्षिण की विजयों की सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था दोस्तों। ये भी प्रश्न को याद रख लीजिएगा आप लोग दोस्तों। चलिए हम लोग नीचे लाइन को देखते हैं। देखिए साथ यहाँ प्रश्न लिखा है, घोड़े को दागने तथा सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा
आरंभ जो है करवाया था उलादीन खिलजी ने। ये प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों अच्छे से। उलादीन खिलजी के समय में मेवाड़ का शासक राणा रतन सिंह था दोस्तों। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना चाहिए दोस्तों। उलादीन खिलजी के समय में मेवाड़ का शासक था दोस्तों राणा रतन सिंह था। ठीक है, ये प्रश्न देखिए साथ यहाँ पे लिखता है उलादीन खिलजी ने दोस्तों सिकंदर ए सानी। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग जरूर कॉपी में नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। उलादीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी दोस्तों। ये प्रश्न को भी नोट लगले में कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है दोस्तों। अब आपको क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, तुगलक वंश। यहाँ पे तुगलक वंश आप लोग पढ़ चुके हैं, हमको मालूम है आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और मेरे बहुत अच्छे मेरे भाई बहन हैं दोस्तों। ये बहुत अच्छे आप लोग जो है आप लोग सारा जो प्रश्न को देख चुके हैं, आप लोग रिवीजन अच्छे से कर लीजिए। तुगलक वंश देखना है, कार्यकाल जो है दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक था दोस्तों। तुगलक वंश का कार्यकाल दोस्तों होता है आपका 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। यहाँ पे एक प्रश्न आता दोस्तों 1320 ईस्वी में दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक खुसरो शाह को पराजित करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ये प्रश्न भी आपको याद रखना चाहिए दोस्तों। ये पॉइंट को फिर से अब रिपीट कर देते हैं। 1320 ईस्वी में दोस्तों यहाँ पे कहता है गयासुद्दीन तुगलक खुसरो शाह को पराजित करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसने 29 बार दोस्तों यहाँ पे 29 बार मंगोलों को आक्रमण कर विफल किया था दोस्तों। ये प्रश्न को याद रख लीजिएगा। आपको बता चुके दोस्तों यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम जो है मोहम्मद गजनबी भारत पर कितने बार आक्रमण किया था, टोटल 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बाबर पूछे थे दोस्तों कमेंट बताने के लिए, आप लोग लिख चुके होंगे, तो 5 बार आक्रमण हुआ था बाबर का। यहाँ पे कहता है दोस्तों 29 बार मंगोलों के आक्रमण का विफल किया था दोस्तों। ये प्रश्न को याद रख लीजिएगा। यहाँ पे एक नीचे लाइन लिखा है गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में जो है तुगलकबाद की स्थापना की थी दोस्तों। ये प्रश्न को भी याद रख लीजिएगा। यहाँ पे फिर से एक प्रश्न आता है दोस्तों गयासुद्दीन की मृत्यु 1325 ईस्वी में होता है दोस्तों। उनकी मृत्यु हो जाता है 1325 में गयासुद्दीन का। यहाँ पे लिखा है कि जूना खान द्वारा जो निर्मित लकड़ी के महल का नीचे दबकर हो गई थी। जूना खान द्वारा जो निर्मित जो है लकड़ी का महल के नीचे में दबकर गयासुद्दीन की मृत्यु हो जाता है 1325 ईस्वी में दोस्तों। यहाँ पे एक लाइन और लिखता है मोहम्मद बिन तुगलक को दोस्तों पागल बादशाह भी कहते थे दोस्तों। ये पॉइंट याद रख लीजिएगा, बिहार एशिया में पूछा गया था दोस्तों। ये प्रश्न आप सभी भी याद रखिएगा दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह भी कहते थे दोस्तों। ये पॉइंट को भी याद रख लीजिएगा। नीचे जो लिखता है दोस्तों मोरक्को यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 ईस्वी में आया। इब्न बतूता रेहला नामक पुस्तक लिखी थी दोस्तों। एक बार और रिपीट कर देते दोस्तों, ये पॉइंट अच्छा है। यहाँ पे कहता है मोरक्को यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 ईस्वी में आया। इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक लिखी। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। इब्न बतूता ने कौन सा नामक पुस्तक लिखा था, रेहला नामक पुस्तक लिखा है। मोहम्मद बिन तुगलक का जो है मृत्यु होता दोस्तों यहाँ पे 1351 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे पूछे मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में हो गई थी। ये भी प्रश्न को याद रख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे एक लाइन और आपको दिखता होगा दोस्तों, यहाँ पे लिखा है 1351 ईस्वी में दोस्तों फिरोज शाह तुगलक शासक बना था दोस्तों। 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक जो है शासक बना दोस्तों। ये पॉइंट को भी याद रख लीजिएगा। नीचे जो लाइन आपको दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। ये आप भी याद के पॉइंट लिख लीजिएगा। फिरोज तुगलक ब्राह्मण पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था दोस्तों। ये प्रश्न को याद रख लीजिएगा दोस्तों। अब आपको आता है सैयद वंश। देखिए आपको बताए थे दोस्तों छोटा छोटा टॉपिक है जो कि एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। सैयद वंश के बारे में आपको देखना पड़ेगा। कार्यकाल होता दोस्तों 1414 से लेकर 1451 तक दोस्तों। यहाँ पे एक ही लाइन सिर्फ लिखा है सैयद वंश की स्थापना खिरीज खान ने की थी। ये पॉइंट को याद रख लीजिएगा। सैयद वंश की स्थापना खिरीज खान ने की दोस्तों। ये भी पॉइंट को याद रख लीजिएगा। लोधी वंश हम आपको अगले सेशन में पढ़ा देंगे दोस्तों। लोधी वंश और नीचे भी है, आपको बहुत सारा टॉपिक बाकी है दोस्तों जो कवर कराने वाले दूसरे पार्ट में। पहला पार्ट यहीं तक रहता दोस्तों। सेशन आपको कैसा लगा दोस्तों, इसमें थोड़ा सा जो भी दिक्कत हो दोस्तों उनको नज़रअंदाज करते हुए पढ़िएगा दोस्तों। जो भी कमी हो आप लिख लीजिए कमेंट में, आपको सुझाव दीजिए दोस्तों। आप सभी के दोस्तों के लिए हम तैयार हैं। आप जो भी बोलें दोस्तों उसके करने के लिए हम तैयार रहेंगे। आप सभी दोस्तों के लिए सुझाव जरूर दीजिएगा। जो भी कमी हो उसमें बता दीजिए कमेंट में। और सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक करते हुए परिवार में शामिल हो जाना चाहिए दोस्तों। छोटा सा परिवार है भाई बहन का, अपना भाई बहन को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, सभी दोस्तों को यहाँ तक बने रहने के लिए